हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिषेक सर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दूसरे सेशन में उपस्थित हुआ हूं। पिछले सेशन में हमने बेलन वाले सवाल तक सेशन किया था। इस सेशन को हम यहां से उससे आगे से शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका होगी। तो दोस्तों, माध्यिका के बारे में पहले जान लेते हैं। किसी भी आंकड़ों की माध्यिका निकालते समय पहले आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में करते हैं। आरोही क्रम में करने पर हमारा हो जाएगा 8, 9, 12, 13, 15। फिर आंकड़ों की संख्या देखते हैं। आंकड़ों की संख्या n 1 2 3 5 है, यानी n बराबर 5 हो जाएगा। n बराबर 5 का मतलब हमारे आंकड़े विषम हैं। तो विषम, अगर आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका बराबर होती है n-1/2वां पद। ठीक, माध्यिका बराबर होती है n+1/2वां पद। तो n मतलब 5-1/2 यानी 5×1=6/2 यानी 3वां पद। तो इसमें 3वां पद दोस्तों 12 है, तो ऑप्शन आ सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30, 31, 30, 35, 37, 30, 13, 30 का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुलक का मतलब दिए गए आंकड़ों में वह आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, तो उसे बहुलक कहेंगे। तो इस आंकड़ों में 30 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन सा सही है 30। अगला है 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका होगी। तो सेम उसी तरह से प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं n की संख्या। n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, तो n बराबर हमारा 7 हो गया है। और देखते हैं आंकड़े भी हमारे आरोही क्रम में है, तो इसमें आरोही अवरोही नहीं करना है, सीधे मान निकालना है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगी n+1/2 यानी 7-1/2 यानी 8/2 यानी 4वां पद। कौन सा? 4वां पद। चौथा पद इसमें कौन सा? 1 2 3 4 9। तो ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15, 12, 10, 9, 6 की माध्यिका होगी। तो इसमें भी देखते हैं, ये हमारा अवरोही क्रम में आंकड़ा पहले से है, घटते क्रम में। तो इसमें 5 पद हैं, तो यानी 5×1=6/2 यानी 3वां पद हमारा होगा। 3वां पद इसमें 10 है, तो दोस्तों ऑप्शन 10 सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका होगी। तो यहाँ सारणी बना के दे दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारणी में देने का मतलब ये है कि ये हमारा आंकड़ा रहा होगा 3 3 4 4 4 4 4, यानी 3 2 बार रहा होगा, 4 5 बार, 6 4 बार, 8 5 बार और 12 3 बार था आंकड़े में। तो एक चीज़ कई बार रिपीट हुई थी, इसलिए इसको सारणी बना दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, बारंबारताओं को जोड़ लेना है। तो बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो आंकड़ों की संख्या मिल जाएगी। 2 5 7 4 11 11 और 5 16 3 19, यानी n का मान हमारा हो गया 19। यानी विषम आंकड़े हैं, तो वही हो जाएगा n+1 यानी 19+1 यानी 20/2 यानी 10वां पद। 10वां पद यहाँ देखते हैं, 2 5 7 हो गया, 7 3 10, इसमें 10वां पद इस वाले में आएगा, यानी 6। ऑप्शन 10 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13, 14, 10, 12, 12, 10, 12, 18, 20 का बहुलक होगा। तो बहुलक बताया गया है बच्चों, आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 12 आया है, तो ऑप्शन सा सही होगा, इसका बहुलक 12 होगा। अगला प्रश्न है 1 3 5 5 4 6 का बहुलक है। तो इसमें 5 2 बार आया, सबसे ज़्यादा बार यही है, इसलिए ऑप्शन बा सही होगा, 5 इसका बहुलक होगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन जानने के लिए हम बच्चों अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, या तो हम ये देख लेते हैं, ये तो हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या होने के लिए कम से कम 3 शून्य होने चाहिए। इसमें 2 ही है, तो ये नहीं है, ये भी पूर्ण घन नहीं। तो 64, 64 का हमारा 4 का घन है ये, तो ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं 10 होती हैं, यानी 1 का घन हमारा 1 होता है, 2 का घन हमारा 8 होता है, सॉरी 2 का घन हमारा 8 होता है, 3 का घन हमारा 27 होता है। ऐसे हम करते चले जाएंगे, तो 10 का घन हमारा होता है 1000, यानी 1 से 1000 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? 10। ठीक है, तो ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या
एक ही होती है, ठीक है। एक, क्योंकि एक की घात हम कुछ भी लगा दें वो एक ही आता है। अगला प्रश्न है सेक 30 का मान कितना होगा दोस्तों। सेक 30 बराबर होता है, सेक 30 अंश का मान होगा 1/, सेक 30 का मान होगा, सेक 30 बराबर होगा 1/cos 30, ठीक है। और cos 30 का मान हमें पता है कि एक कड़ी में 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक में भाग दिया गया है, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा दोस्तों। काट थीटा को हम कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे साइन थीटा है, इंटू यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा को 1/कास थीटा लिख सकते हैं। कास थीटा से साइन थीटा से कट गया, बराबर आ गया 1, ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइन 60 का मान है दोस्तों, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, ऑप्शन दा सही है। हम एक सेशन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का बना देंगे, जिसमें जीरो का मान कितना होता है, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, किसका मान कैसे होता है, उससे संबंधित एक वीडियो बना देंगे विस्तार में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा साइन थीटा बराबर 1/करड़ी में 2 हो थीटा का मान। चूँकि साइन थीटा बराबर 1/करड़ी में 2 हो, तो ये करड़ी में 2 जो है साइन 45 का मान होता है। इधर हमारा साइन थीटा है, तो साइन साइन चला गया, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा दोस्तों। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कास स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को 1/कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया, बराबर आ गया 1, ऑप्शन बा सही है, यहाँ होगा 1, ठीक है। अगला समीकरण है, अगला सवाल है युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। इसके लिए एक वीडियो ही बनाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां 4 हैं, सारणी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें 2 विधियां दिया है, इसलिए ऑप्शन सा सही होगा, आवाबा दोनों। अगला प्रश्न है 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है, और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन आ सही होगा। अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, इसलिए हम यहाँ समीकरण आपको बना देते हैं, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका हम डिटेल वीडियो दे देंगे। लेकिन एक वीडियो हमने युगपत समीकरण संबंधित अपलोड कर दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 3 मेज है तो 3m प्लस 5c कर लेते हैं, बराबर 1000। समीकरण 1 हो गया ये हमारा। और इस दूसरे वाले को 5m प्लस 2 चेयर इज इक्वल टू 970, ये समीकरण 2 हो गया। ये दोनों युगपत समीकरण होगा, इसको हल करेंगे तो एक कुर्सी का दाम 110 रुपया आएगा और एक मेज का दाम 150 रुपया आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या होगी दोस्तों। मान इसमें ऑप्शन हमारा सा सही है, 36 आएगा। इसमें कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। मान लेंगे इकाई का अंक हमारा यक्स है, तो दहाई का अंक हमारा हो जाएगा यक्स ऋण 3, तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई यानी यक्स ऋण 3 प्लस इकाई यानी यक्स, यानी संख्या हमारी हो जाएगी 10 धन 10 ऋण 30 धन यक्स, यानी हो जाएगा 10 धन यक्स यानी 11 ऋण 30 हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है प्रश्नानुसार यदि संख्या के अंकों को जोड़ चार यदि संख्या के अंकों के जोड़ की 4 गुनी, यानी ये संख्या जो है अंकों के जोड़ के 4 गुनी, तो अंकों का जोड़ कितना होगा, अंकों का जोड़ दोस्तों हो जाएगा यक्स ऋण 3 प्लस यक्स, इसकी 4 गुनी है तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, उसके बाद बराबर कर देंगे, दोनों समीकरणों को हल कर, इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा एक्स का मान 6 आएगा। जब 6 आएगा तो वो इकाई का मिल जाएगा, यानी ये 6 इकाई हो गया, तो दहाई वाला 6 ऋण 3 हो जाएगा, यानी 36, संख्या हमारी 36 आ जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीकरण
3x धन y बराबर 4, x धन 2y बराबर 3 हो तो प्रतिस्थापन विधि से इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये विधि वीडियो में अपलोड कर दी गई, आप लोग देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन बात सही होगा, x और y का मान 1 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 धन y का मान 1, यानी 3 एकम 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा। सही है समीकरण। इसमें चेक कर लेते हैं, x का मान 1 रखेंगे, धन 2 गुणे y का मान 1 रखेंगे, बराबर 2 एकम 2 1 3 आएगा। सही है, ठीक है, बा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, ऋण 5x स्क्वायर ऋण x धन 4 के गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों ऋण 5x स्क्वायर ऋण x धन 4 के गुणनखंड होंगे। इसको हम हल करेंगे तो ऋण 5x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो ऋण 20x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 20x स्क्वायर आएगा, उसका गुणनखंड करेंगे तो ऋण 5x धन 4x आएगा। ऋण 5x धन 4x और धन 4 होगा तो यहाँ से हमारा ऋण 5x उभयनिष्ठ लिया जाएगा तो x धन 1 आएगा, प्लस 4 कामन लिया जाएगा तो x धन 1 आएगा, इधर हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4 ऋण 5x, तो x प्लस 1 4 ऋण 5x ऑप्शन सामने है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4x स्क्वायर धन 5x धन 1 के गुणनखंड होंगे। तो 4x स्क्वायर धन 5x धन 1 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर धन 4x धन x धन 1। यहाँ से हमारा 4x उभयनिष्ठ होगा तो x धन 1 आएगा, प्लस 1 उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सा सही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, यानी उत्तर हमारा होगा ये वाला, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 व आंतरिक त्रिज्या r2 है, यानी एक वृत्ताकार ऐसे मैदान है, इसकी ये बाहरी यहाँ इसका केंद्र है, केंद्र से इसकी त्रिज्या ये वाली r1 है और आंतरिक त्रिज्या r2 है, यानी एक वृत्त और बना है ऐसे, इसकी त्रिज्या ये r2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और इसका अंदर वाले का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे तो यानी पाई आर वन स्क्वायर ऋण पाई r2 स्क्वायर, घटाएंगे दोनों में पाई उभयनिष्ठ है तो हो जाएगा r1 ऋण r1 स्क्वायर ऋण r2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ सही होगा, पाई r1 स्क्वायर ऋण r2 स्क्वायर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो यानी r का मान दिया है 7 मीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 7 से कट गया, 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर का व्यास होगा तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 616 मीटर स्क्वायर। हाँ, 600 पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 616 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 616 गुणे 7/22। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, जब इसको हम भाग किए, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 616/पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ से हो गया 616/22 गुणे 7, इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 28 गुणे 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7 का मतलब हो जाएगा 7 चौक 28 गुणे 7। ठीक,
7 का जोड़ा बन गया, 4 का जोड़ा बना 2, यानी आर बराबर आ जाएगा 14 मीटर। ठीक, तो व्यास पूछा है तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो इसका मतलब हो जाएगा 28। तो इसका ऑप्शन बा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, यानी एक पहिया है साइकिल का, इसकी त्रिज्या हमारी 7 मीटर है। ठीक ना, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? कोई भी पहिया हो, जब उसको हम घुमाएंगे तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो पहिया द्वारा 100 चक्कर में चली गई दूरी, पहिया द्वारा 100 चक्कर में चली दूरी बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2 पाई आर, यानी 100 दूना 200 पाई आर, तो यानी हो जाएगा 200 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7, 7 से कट गया, 22 दूनी 4400, 4400 ऑप्शन में है क्या? हाँ, 4400 ऑप्शन दा सही है, 4400 मीटर। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा 4 सेमेस्टर डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन खत्म होता है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको गहनता से देखिएगा। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा कंटेंट। और यदि किसी प्रश्न में इसमें आपको दिक्कत महसूस होगी तो आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर डाल के, तो उस पर हम डिटेल वीडियो आपको बना के समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।